चलिए, आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी बच्चों का हृदय से स्वागत है बिट्टू सर के इस क्लास में। और अभी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं? गुरुत्वाकर्षण। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे किसका? गुरुत्वाकर्षण का। किसका अध्ययन करेंगे? गुरुत्वाकर्षण का। तो ध्यान से समझिए और देखिए। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, है ना। ये फिजिक्स का हम लोग चौथा चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं और बहुत मिजाज से पढ़ना है। आप लोगों को पता है कि इसके पहले हम लोग गति पढ़े थे। पहला चैप्टर पढ़े थे मापन, दूसरा पढ़े थे गति, तीसरा पढ़े थे बल एवं गति। तो बल एवं गति में आप लोगों ने देखा कि न्यूटन गति नियम उन्होंने दिया था। गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था कि नहीं दिया था? उसके बाद आप देखिए बल की परिभाषा किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। आप उसमें से देखिएगा अधिकांश चीजों के बारे में किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था, है कि नहीं। तो न्यूटन जो है से कह सकते हैं कि फिजिक्स में जो है बहुत बड़ा कारनामा उन्होंने किया। और न सिर्फ फिजिक्स में, इनका इंटर में जाइएगा तो कैलकुलस जो किताब है पूरा न्यूटन ने दिया था ये चीज को, है कि नहीं। तो न्यूटन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन इससे पहले का कोई था नहीं था। उस समय चर्चा में थे, गुरुत्वाकर्षण पढ़ने से पहले इस बात को जान लीजिए, है ना। उस समय चर्चा में थे गैलीलियो का नाम आप लोग सुन ही रहे होंगे। तो गैलीलियो का पूरा नाम क्या है ना? गैलीलियो, है ना। गैलीलियो का पूरा नाम क्या है? गैलीलियो गैलीली। क्या नाम है इसका? गैलीलियो गैलीली। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले हम लोग यही से शुरू करेंगे गैलीलियो गैलीली के बारे में, ठीक है ना। गैलीलियो गैलीली, है ना, इनका पूरा नाम था। इनका जन्म हुआ था 1564 ईस्वी में। कब हुआ था जन्म? 1564 ईस्वी में। और ये जो डेथ किए थे लगभग 1642 ईस्वी में। कब? 1642 ईस्वी में। 1664 में, 1642 ईस्वी में। यानी कि 1564 से इनका कार्यकाल रहा कब तक? 1642 तक, है ना। तो इन्होंने क्या कहा था? गैलीलियो ने सबसे पहले प्रयोग किया। तो प्रयोग क्या किया? तो उन्होंने कहा कि जो त्वरण तो समझ ही रहे हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन यानी कि प्रारंभिक वेग अगर u है, अंतिम वेग अगर v है तो v माइनस u, है ना। और बटा में क्या लिखे थे? t, है कि नहीं। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। उन्होंने कहा था कि त्वरण जो है वह माने त्वरण की जो दिशा होती है ना, अगर हम किसी वस्तु को ऊपर से गिराएंगे तो त्वरण की दिशा तो नीचे की ओर होगी, नीचे में ही होगी, है कि नहीं। तो पृथ्वी की ओर जो त्वरण होता है, जो दिशा माने उसका जो वेग होता है कि नहीं, उसके बारे में उन्होंने अध्ययन करके बताया था। तो त्वरण की दिशा हमेशा कैसी होती है? तो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होती है, पृथ्वी की ओर होती है। किधर की ओर होती है? पृथ्वी की ओर होती है। जैसे ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या हो गया? जैसे देखिए ये जो नीचे जमीन है तो ये क्षैतिज रेखा इसको बोलेंगे। ऐसे जब पड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज, है कि नहीं। और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर से नीचे। तो ऊपर से जो नीचे होगा उसको हम लोग कहेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा, है ना। और उसमें जब गति होगी तो उसको कहेंगे ऊर्ध्वाधरित गति, है कि नहीं। और जब त्वरण होगा तो उसको कहेंगे ऊर्ध्वाधरित त्वरण। आ गया समझ में? तो जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगी, है ना, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगी तो वह ऊर्ध्वाधरित, है ना, ऊर्ध्वाधरित, है ना, गति हो जाएगी या ऊर्ध्वाधरित त्वरण हो जाएगा। समझे कि नहीं। त्वरण का मतलब क्या है? वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन का मतलब क्या? जैसे आप मोटरसाइकिल लेते हैं तो मोटरसाइकिल में आप एक्सिलरेशन से एक्सिलरेट, माने आप समझिए एक्सिलरेटर, क्या समझिए? एक्सिलरेटर। तो मोटरसाइकिल में एक्सिलरेटर होता है। तो आप जितना ऐंठते हैं तो गाड़ी की स्पीड उतना ही ज्यादा जाता है कि कम जाता है? तो एक्सिलरेशन करके, माने एक्सिलरेट करके हम लोग गाड़ी की गति को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। और लगातार एक्सिलरेशन कर रहे हैं, लगातार एक्सिलरेट दिए हुए हैं, एक्सिलेटर दिए हुए हैं। तो गाड़ी की दिशा पहले 10, 20, 50, 60, 100, 120 तुरंत बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा?
मैंने फटाक फटाक बढ़ना शुरू कर जाएगा एक्सेलरेशन से, है कि नहीं। तो उन्होंने ही बताया कि त्वरण की जो दिशा, उन्होंने दो बात बताया था गैलीलियो गैलीली ने, कि उन्होंने कहा कि त्वरण की जो दिशा होगी, त्वरण की जो दिशा होगी वह दिशा कैसी होगी, तो वह दिशा जो होगी वह ऊर्ध्वारित नीचे की ओर होगी, पृथ्वी की ओर होगी, इधर की ओर होगी। इसलिए इसको लिख देते हैं ऊर्ध्वाधरित नीचे की ओर, है ना, इधर की ओर नीचे की ओर होगी। आ गया समझ में। हमेशा वस्तु गिरेगा तो किधर की ओर गिरेगा, पृथ्वी की ओर ही गिरेगा। और साथ ही उन्होंने एक बात को और कहा था कि वस्तु का जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, क्योंकि गुरुत्वीय इसलिए हमने कहा कि अभी गुरुत्वाकर्षण का खोज नहीं हुआ है, क्योंकि अभी न्यूटन नहीं है कि नहीं, अभी गैलीलियो का प्रयोग चल रहा है, गैलीलियो के बाद आए हैं न्यूटन, समझे कि नहीं। तो उस समय गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में किसने बताया था, न्यूटन ने ना बताया था, है कि नहीं। तो इस पर भी हम कहानी कहेंगे आगे चल करके। तो उस समय उन्होंने कहा गुरुत्वीय जो त्वरण है, तो वस्तु का जो त्वरण होता है, किसी भी वस्तु का जो त्वरण होता है, वस्तु का जो त्वरण होगा, उसका जो त्वरण होगा वह क्या होगा, तो उस त्वरण का जो मान होगा, उस त्वरण का जो मान होगा वह मान क्या होगा, तो परिणाम से स्वतंत्र होता है। अब यहां पे देखिए कि परिणाम से स्वतंत्र का मतलब सर जी, परिणाम से स्वतंत्र होता है, परिणाम से स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। मतलब समझिए, उनका कहना था ना कि अगर कोई भी वस्तु को आप गिराइएगा, है ना, नीचे की ओर भेजिएगा, तो वह उसमें कितना द्रव्यमान है वह इस बात पर निर्भर नहीं करेगा, कौन सी वस्तु है वह इस बात से भी निर्भर, वह इस बात पर भी निर्भर नहीं करेगा। उसका जब किसी वस्तु को आप ऊपर से नीचे गिराइएगा, चाहे आप कोई वस्तु ले लीजिए, सब एक के बार में नीचे, एक के समय में नीचे सब हड़ाक से गिर जाएगा। चाहे वस्तु कोई भी ले लीजिए, वस्तु कोई भी ले लीजिए। अभी बात सुन करके अन्य लोगों ने कहा कि ये गैलीलियो जो है से पगला गया है, ये क्या हो गया है, पगला गया है। बताइए, उन्होंने ये बात कही कि आप क्या कीजिए ना कि आप पंख ले लीजिए, पंख, किसी पक्षी का पंख ले लीजिए, समझे कि नहीं। आप क्या ले लीजिए, पंख ले लीजिए, कागज का टुकड़ा ले लीजिए, है ना, क्या ले लीजिए, कागज का टुकड़ा ले लीजिए, पंख ले लीजिए, कागज का टुकड़ा वगैरह ले लीजिए, या कोई प्लास्टिक वगैरह ले लीजिए, पॉलिथीन नहीं रहता है वो ले लीजिए, और वो ले लीजिए। समझ में आ रही है कि नहीं बात है। प्लास्टिक का टुकड़ा ले लीजिए या लोहे का कोई टुकड़ा ले लीजिए, है ना, क्या ले लीजिए, लोहे का टुकड़ा ले लीजिए, या आपको लगता है तो कोई पत्थरे ले लीजिए, पत्थरे का टुकड़ा ले लीजिए, पत्थर ही ले लीजिए। और सबको अगर आप किसी ऊंचाई से नीचे गिराइएगा तो सब एक समय में गिरेगा। सब कैसे गिरेगा, एक समय में ही गिर जाएगा। अब बताइए, हम आपको कहें कि आप कोई पक्षी का पंख ले लीजिए, कागज का टुकड़ा ले लीजिए, प्लास्टिक ले लीजिए, लोहे का टुकड़ा ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, और उसको चढ़े जाइए, है ना, आप अपने स्कूल के सबसे ऊंचला मंजिल पर, चौथा मंजिल पर चले जाइए, और वहां से सबको एक के बार गिराइए, तो पहले कौन गिर जाएगा, जोर से बोलिए। लोहे का टुकड़ा पहले गिर जाएगा आपके हिसाब से, या पत्थर का टुकड़ा गिरेगा पहले ही? बाकी ये तो पंखवा उंखवा तो घुरियाते रह जाएगा ऊपर, कागजवा उगजवा तो घुरियाते रह जाएगा, है ना, या प्लास्टिक को पॉलिथीन दांगे तो फुर फुर उड़ते रहेगा, है ना, जल्दी नीचे गिरबे नहीं करेगा, जल्दी नीचे यही दो गिरेगा, ये तीनों तो ऊपर ही लटकले रह जाएगा, समझे कि नहीं। लेकिन गैलीलियो ने कहा कि नहीं, अगर आप ऊपर से जाइए और गिराइए तो सब एक के बार में गिर जाएगा। तो बोला कि एकदम पगला हो गया है, ये बोलता है सब एक के बार में गिरेगा, है कि नहीं। यहाँ हम गिरा के देख रहे हैं तो ये तीते उड़ियाते रह रहा, पहले पत्थरवा गिर गया, पहले फिर उसके बाद लोहा गिर गया, है कि नहीं, प्लास्टिकवा कागजवा तो हवा में उड़ रहा है। तो उन्होंने जो बात कहा था वो सही बात कहा था, लेकिन कहा था उन्होंने कब, कि देखिए कोई भी वस्तु को जब आप गिराते हैं तो हवा क्या बनाती है, बाधा बन जाती है। हवा क्या बन जाती है, बाधा। जैसे हवा, जो चीज बड़ा होगा तो उसमें जो है हवा ज्यादा उसको रोकने का प्रयास करेगा, बड़ा चीज रहेगा तो हवा उसको मैंने ज्यादा स्थान घेरता है ना, तो हवा जो है उस पर ज्यादा दबाव बनाएगा, समझे कि नहीं। तो इस हिसाब से जो है
है ना, वो जल्दी नहीं गिरेगा। लेकिन इन्होंने कहा कि आप हमने क्या बात कही है, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। हमने कहा कि अगर पृथ्वी पर से वायु को हटा दीजिए, पृथ्वी पर से अगर वायु को हटा दीजिए, तो पृथ्वी पर से अगर वायु को आप हटा दीजिएगा, यानी कि पृथ्वी पर अगर निर्वात हो जाएगा, निर्वात के मतलब जहां हवा भी ना हो, और वहां पे अगर आप इन सारे चीजों को एक साथ गिराइएगा तो वह एक साथ गिरेगा। तो बोला कि बस ऐसा नहीं होगा, इनकी बात को लोग मान नहीं रहा था। लेकिन स्थिति हुआ यूं कि गैलीलियो के समय में वायु सूचक यंत्र था ही नहीं। वायु सूचक यंत्र क्या था कि जैसे मान के चलिए कि हमने क्या किया कि कोई एक बड़ा सा कांच का डब्बा ले लिया। क्या ले लिया? कांच का डब्बा। कांच के डब्बा ले लिया और उसमें से पंख हो, कागज हो, प्लास्टिक हो, लोहा का टुकड़ा हो, पत्थर हो, रख लिया। और रख करके, है ना, इसमें से एक ऐसा सिस्टम बनाते कि जहां से पाइप से सारा हवा को निकाल लिया जाता। तो उस समय तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो बेचारा ये कहते थे ही बतिया को, लेकिन इनकी बतिया कोई मानने के लिए तैयार होता ही नहीं था। इनकी बात को मानने के लिए तैयार होता ही नहीं था, क्योंकि जब भी वो कांच में भी इसको रख करके उलट देते थे, जैसे कांच में हम सबको डाल लिए और डाल के उलट दिए, तो उलट देते थे, देखते थे कि लोहा पहले चला गया, पत्थरवा फिर चला गया, और मैंने प्लास्टिक को, कागज के टुकड़ा को और पंख को गिरने में समय लग रहा है। समझे कि नहीं? तो आप समझिए, उन कह रहे थे क्या चीज कि आप जो कांच के बोतल में जो प्रयोग हुआ, तो वहां भी तो हवा है, उसमें भी तो हवा घुसा हुआ है। हमको जब तक वायु सूचक यंत्र का इस्तेमाल नहीं होगा, है ना, तब तक जो है मेरी बात आप लोग सही नहीं मानिएगा। बात समझ में आ रही है ना? उन्होंने उस समय वायु सूचक यंत्र का निर्माण हुआ ही नहीं था कि अपनी बात को सत्य साबित कर सके। समझे कि नहीं? ये ऐसा दिमाग के थे कि वो चले गए, है ना, झुका हुआ मीनार कहां है? है ना, पीसा की झुकी हुई मीनार, पीसा की झुकी हुई मीनार के पास चले गए। पीसा में झुकी हुई मीनार है ना, भले वो झुका हुआ है, बोलबे नहीं करता, सीधा बैठो ना जी। पीसा में झुकी हुई मीनार है, झुका हुआ भले है, लेकिन वो गिरे उड़ेगा नहीं। तो पीसा की झुकी हुई मीनार पर से खड़ा होकर के भी उन्होंने इन सारे चीजों को गिरा करके देखा था। समझे कि नहीं? इन्होंने गिरा करके देखा था। वो बोले कि ठीक है, आज तो वायु सूचक यंत्र का इस्तेमाल नहीं हुआ है ना, है ये नहीं है, और नहीं तो हम साबित करके दिखा देते ना, हम साबित करके यह बात को दिखा देते कि ये जो है ना, वस्तु का त्वरण का जो मान होता है परिणाम से शून्य होता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। वैसे तो हम लोग जानेंगे कि जो वस्तु जितना भारी है वह पहले गिर जाएगा, वह क्या हो जाएगा? पहले गिर जाएगा। हम लोग यही ना जान रहे हैं, जो वस्तु हल्का है वो थोड़ा धीरे से गिरेगा, यही ना हम लोग जानते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम कैसे साबित करें कि सब एक के बार में गिरेगा, है ना, द्रव्यमान से किसी भी वस्तु का कोई अंतर नहीं होता है। समझे कि नहीं? उन्होंने इस बात को कहा कि हम मर जाएंगे ना, और जो है ना हम मरियो जाएंगे, तब वो मेरा ही बतिया सही होगा। समझे कि नहीं? लेकिन आदमी जो था कहता था कि नहीं बौड़ा है, बताइए, नहीं कहता है कि सब वस्तु एक के बार में गिर जाएगा। ऐसा होता है कहीं? है कि नहीं? ऐसा थोड़ी होगा। लेकिन जब वायु सूचक यंत्र का इस्तेमाल हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा। ये बात उन्होंने कहा था, लेकिन उस समय वायु सूचक यंत्र था ही नहीं। इनकी बात को लोग समझा ही नहीं कि ये क्या कह रहे थे। आ गया समझ में? तो यही बात उन्होंने कहा कि वस्तु का जो त्वरण का मान होगा वह परिणाम से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। वह क्या होता है? स्वतंत्र होता है। माने इनका कहनाम क्या था? सो सुनिए, इनका कहनाम ये था, देखिए हम नोट में इस बात को बताते हैं। इनका कहनाम यह था कि किनके अनुसार? गैलीलियो के अनुसार, गैलीली के अनुसार, है कि नहीं? गैलीलियो किसके? गैलीली के अनुसार, गैलीलियो गैलीली के अनुसार क्या इन्होंने कहा? इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर, माने इनके अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। द्रव्यमान भारी कितना है या हल्का कितना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ गया समझ में अब? तो गैलीलियो गैलीली के अनुसार क्या हुआ? स्वतंत्रता पूर्वक
है ना, पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु, पृथ्वी की ओर जो गिरती हुई वस्तु है, गिरती हुई वस्तु, गिरती हुई वस्तु किससे स्वतंत्र होता है? तो द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। कोई वस्तु कितना भारी है उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी वस्तु कितना भारी है उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम इन चीजों को गिराएंगे तो कोई वस्तु कितना भारी है इससे कोई लेना देना नहीं है, वह पृथ्वी पर एक ही बार में गिरेगी, वह पृथ्वी पर एक ही बार में गिरेगी। आज हम भले समझा नहीं पाए हैं, लेकिन आने वाला समय में जो है ये बात आपको समझ में आ जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ये साबित नहीं कर पा रहे थे ये अपनी बात को? क्योंकि उनके समय में वायु सूचक यंत्र का इस्तेमाल, वायु सूचक यंत्र बना ही नहीं था, वायु सूचक यंत्र बना ही नहीं था। अब आ गया समझ में? यहां तक का मैटर कितने बच्चों को समझ में आ गया? आ गया समझ में? ये बात सब कौन बता रहे हैं? गैलीलियो, है ना, बता रहे हैं। अब देखिए, अब इनके बाद है ना सब आदमी कहा कि बौराहा है, पागल है, ई है, ऊ है कि नहीं? अपनी बात कोई साबित कर नहीं पा रहे थे, है ना, जिसकी वजह से जो है इनको आदमी पगला कहता था। प्रयोग करने के लिए सोचे ना कि वहां पे चले गए थे, कहां पे? पीसा की झुकी हुई मीनार से सभी वस्तुओं को गिरा करके उन्होंने देखा था, है कि नहीं? और उन्होंने कहा कि ठीक है, लेट से गिर रहा है, मतलब हवा इस पे दबाव बना रही है, हवा इसको गिरने नहीं दे रही है। अगर सब जगह से हवा को हटा देंगे ना, सब वस्तु एक के बार में गिर जाएगी। देख रहे कितना बड़ा बात पहले ही से बोल रहे हैं उसे। तब उसके बाद आया एक वैज्ञानिक जिसका नाम था रॉबर्ट बॉयल। क्या नाम था? रॉबर्ट बॉयल, रॉबर्ट बॉयल। गैलीलियो के बाद कौन आया? रॉबर्ट बॉयल। समझ में आ रही है बात? और ये कब आया? जब वायु सूचक यंत्र का मने वायु सूचक यंत्र बन गया, है ना। अपना नियम रॉबर्ट बॉयल कब लेकर के आया? जब वायु सूचक यंत्र का आविष्कार हो गया। वायु सूचक यंत्र का मतलब है कि कहीं से भी हवा को एकदम बाहर निकाल देना, कहीं से भी हवा को एकदम क्या कर देना? बाहर निकाल देना। उसी को बोलते हैं वायु सूचक यंत्र। और अब जब रॉबर्ट बॉयल आया हुआ है तो इस समय जो है ना, रॉबर्ट बॉयल जब आया हुआ है तो इस समय क्या है? वायु सूचक यंत्र का आविष्कार हो चुका है। यानी कि वायु सूचक यंत्र के इस आविष्कार के बाद, वायु सूचक यंत्र के आविष्कार के बाद, आविष्कार के बाद की कहानी सुनिए। बाद कौन आया? रॉबर्ट बॉयल, है ना। इसने भी क्या कहा कि जब निकल गया है तो हम प्रयोग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्रयोग। उसने क्या किया? एक कांच लिया, ऐसे कर करके एक कांच ले लिया, ठीक है ना, और उसमें सभी वस्तुओं को रख दिया, जितना भी वस्तु था सबको क्या कर दिया? रख दिया, रख दिया। और यहां से क्या किया उसने कि एक, है ना, एक क्या किया, यहां से निकालने के लिए, हवा निकालने के लिए एक पाइप लगा दिया। क्या लगा दिया? पाइप। और उसमें यहां पे क्या जड़ दिया? वायु सूचक यंत्र। क्या जड़ दिया? वायु सूचक यंत्र। वायु सूचक यंत्र लगा करके, यहां देखिए ध्यान से, वायु सूचक यंत्र लगा करके इसमें से जितना एयर था सबको क्या कर लिया? बाहर। सबको, हवा को क्या कर दिया? बाहर। सब हवा को क्या कर दिया? बाहर। और ऐसे कांच इसलिए लिया गया था कि ताकि आप उसको देख सके, ताकि आप उसको क्या कर सके? देख सके। तो हुआ क्या चीज कि जब सब वायु को बाहर निकाल दिया गया, तो वायु जब बाहर निकल जाएगा, वायु जब बाहर निकल जाएगा तो ये कांच क्या हो जाएगा? निर्वात, है ना। ये क्या हो जाएगा? निर्वात। तो आपसे पूछा जाएगा कि निर्वात किसे कहते हैं? तो निर्वात का मतलब ये होता है कि जहां हवा भी ना हो, वह जगह जहां पर हवा भी ना हो उसको क्या बोलते हैं? निर्वात। आप फैल से बैठिए, उसको क्या बोलते हैं? निर्वात। समझ में आ रही है बात? तो जहां हवा भी ना हो उस जगह को क्या बोलेंगे? निर्वात।
तो अब यह कांच जो है, कांच से बना हुआ बक्सा, कैसा बक्सा है? तो निर्वात है। कैसा है? निर्वात है। निर्वात का मतलब कि जहां पर हवा भी नहीं है। और जब हवा को सब निकाल दिया गया तो यहाँ पे कर दिया गया बंद, तो वायु क्या हो गया? वायु बाहर सब निकल गया। सब वायु कहाँ निकल गया? बाहर। अब यहाँ पर वायु भी नहीं है, और जब वायु नहीं है तो जो सामान रखा गया था इसको उलट दिया गया। तो उलट दीजिएगा तो ये सब ऊपर चला जाएगा, चाहे पंख हो, कागज हो, प्लास्टिक हो, पत्थर हो या लोहा हो, सब कहां चला गया? ऊपर। और देखा गया क्या कि सब क्या हो गया? ऊपर में। ऊपर में है, जैसे ही गया फटाक से सब एक के बार में गिर गया। फटाक से सब एक के बार में गिर गया। चाहे वह क्या था? पंख था, चाहे वह क्या था? कागज था, या प्लास्टिक था, या लोहा का टुकड़ा था, या पत्थर का टुकड़ा था। देखा कि सब एक बार में गिरा है। सब कैसे गिरा है? एक बार में। सही बात है कि पत्थर का द्रव्यमान ज्यादा है, या लोहा का द्रव्यमान ज्यादा था, या पंख का द्रव्यमान कम था, इसका कोई असर नहीं है। और सब के सब नीचे हड़ाक से गिर जाते हैं। नीचे क्या हो जाते हैं? हड़ाक से गिर जाते हैं एक ही बार में। इसका मतलब यह है, रॉबर्ट बॉयल ने इस प्रयोग से सिद्ध कर दिया कि गैलीलियो की बात जो उसने किया था वह सब का सब सही बात था। आ रहा है समझ में? सब बात क्या था? सही था। रॉबर्ट बॉयल ने ये बात को क्या कर दिया? साबित कर दिया। यानी कि रॉबर्ट बॉयल ने वायु सूचक यंत्र के आविष्कार के बाद जब इस प्रयोग को किया तो उसने क्या पाया? प्रयोग सही था। प्रयोग क्या था? सही था। वो बोलता था कोई आदमी बौराहा है, वो बौराहा नहीं है ना? वो सही बात बोल रहा था। हम ही लोग उसकी बात को समझ नहीं पा रहे थे। अब आ रहा है समझ में आप लोगों को? यानी कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया? गैलीलियो गैलीली की बात का सत्यापन किया है कि नहीं? इन्होंने क्या किया? गैलीलियो गैलीली के नियम को सत्यापित किया। क्या किया? गैलीलियो गैलीली, बार बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। गैलीलियो गैलीली के नियम का, है ना, नियम का क्या किया? ये सत्यापित किया। नियम को सत्यापित किया। नियम को सत्यापित किया। अब आया समझ में? उन्होंने बताया कि गैलीलियो गैलीली का जो बात था वो बिल्कुल क्या था? सही बात है। अब आते हैं सर आइजैक न्यूटन। कौन आते हैं? सर आइजैक न्यूटन। अब सोचिए ना कि सर आइजैक न्यूटन कब आए? जब मर गए तब आए। जब मर गए तब आए। हालांकि जिंदे रहते हुए भी इनकी बात सही मान ली गई थी। समझे कि नहीं? तो अब आते हैं कौन? सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक, इनका पूरा नाम हम लिख रहे हैं, सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन का पूरा नाम क्या है? सर आइजैक न्यूटन। इनको क्या कहा जाता है? भौतिक विज्ञान का प्राचीन पिता। इनको क्या कहा जाता है? भौतिक विज्ञान का प्राचीन पिता। क्यों कहा जाता है? सबसे पहले इनका जन्म समझ लीजिए। तो इनका जन्म हुआ था 1642 में। अब याद कीजिए कि 1642 में गैलीलियो की मृत्यु हो गई थी। गैलीलियो की क्या हो गई थी? मृत्यु। 1642 में गैलीलियो की मृत्यु हुई। जैसे ही मृत्यु हुआ वैसे ही जन्म लिया उनके जगह पर कौन? सर आइजैक न्यूटन। एक गया तो एक आ गया, है ना? और 1642 से जन्म हुआ और 1727 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। कब मृत्यु हुई है? 1727 में। समझे कि नहीं? और बहुत कम उम्र में, मात्र 25 साल की उम्र में इन्होंने मैथ के भी क्षेत्र में, सिर्फ साइंस में ही नहीं, है ना, मैथ के भी क्षेत्र में इन्होंने, है ना, कैलकुलस नामक किताब बना दिया। ये कैलकुलस के बारे में बता दिया। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को भी इन्होंने समझा दिया, है कि नहीं? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को भी समझा दिया। इतना ही कम उम्र में गति के नियम को भी इन्होंने दे दिया। इतना ही कम उम्र में इन्होंने बल की परिभाषा को सत्यापित किया, बल का सूत्र भी दिया, और इतना ही समय में गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी दे दिया, है ना। प्रकाश में भी इन्होंने काम किया, प्रकाशिकी में भी इन्होंने अपना क्या किया? योगदान दिया। और यही नहीं, इन्होंने इतनी ही कम उम्र में पुस्तक की भी रचना कर दिया था, जिस पुस्तक में सारे चीजों को पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। 1687 में इन्होंने पुस्तक लिख दिया था।
कब? 1687 में। आप सोचिए ना कि 1687 में कितना उम्र के होंगे ये, है कि नहीं? 1687 में ही इन्होंने क्या कर दिया, है ना? 1687 में इन्होंने पुस्तक लिख दिया जिसका नाम क्या था, है ना? फिलोसफिया, है ना? मैचुरल, है ना? फिलोपिया, है कि नहीं? क्या नाम था उसका? फिलोसफिया मैचुरल फिलोपिया। और उसी में पूरा कैलकुलस वगैरह इस सब के बारे में इन्होंने अध्ययन कर दिया था। 1667 ईस्वी में ही, 1667 ईस्वी में ही इन्होंने, है ना, बल की परिभाषा, गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा, प्रकाशिकी की परिभाषा, है ना, गति का नियम सब दे दिया था। कब? 1667 में। तो 1667 में इनकी उम्र कितनी हुई होगी? तो 1667, 42 ये है, 47 रहता तो 20 साल, अब 42 है तो 5 साल और बढ़ा दिया, कितना साल? 25 साल। 25 साल में ही इन्होंने क्या क्या चीज के परिभाषा दे दिया? तो इन्होंने दे दिया, देख लीजिए, हम बता देते हैं। मैथ के क्षेत्र में इन्होंने क्या काम किया था, तो देखिए, सबसे पहले तो यहां समझ लीजिए, 1642 से 1727 में इनको काहे भौतिक विज्ञान का मैंने पिता कहा जाता है, भौतिक विज्ञान का प्राचीन पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप फिजिक्स जब पढ़िएगा ना तो सिर्फ न्यूटने पढ़िएगा, चाहे आप बल पढ़िए, गति पढ़िए, है ना, प्रकाश पढ़िए, सब में, गुरुत्वाकर्षण पढ़िए, सब में न्यूटने का नियम चलता है। सब में किसका नियम चलता है? न्यूटन का। तो चाहे आप गति के नियम को देख लीजिए, गति का भी नियम इन्हीं का दिया हुआ था, बल इन्हीं का दिया हुआ था, गुरुत्वाकर्षण इन्हीं का दिया हुआ था, गुरुत्वाकर्षण का नियम, है ना? जो भी पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर प्रकाशिक, जो प्रकाश हम लोग पढ़ते हैं, तो प्रकाशिक में भी इन्होंने अपना नियम दे दिया। तो इस सारे जगहों पर जब इन्होंने नियम दे दिया या सूत्र भी बता दिया, बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर m में, इन्हीं का दिया हुआ है सारा चीज। समझ में आ रही है बात? अगर हम लोग मैथ के क्षेत्र में देखें तो मैथ के क्षेत्र में वो किताबें जो है इंटर में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, कैलकुलस। तो कैलकुलस में इनका ही पूरा योगदान है, पूरा कैलकुलस इन्हीं का निर्माण किया हुआ है। और ये सबके सब फार्मूला कब दे दिए? तो 1667 में, 1667 ईस्वी में, 1667 ईस्वी में बताए, है ना? बताने का मतलब क्या है? तब तक इनकी उम्र कितनी थी? मात्र 25 साल के थे इस समय, 25 साल के ही थे। 25 साल की उम्र में ही इतने सारे चीज कर दिए थे। आज 25 साल का लड़का क्या बनाता है? रील बनाता है। लड़का लड़की क्या बनाती है? रील, है ना? 25 साल का होता तो कहता कि तभी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, है ना? और उस समय इतना सारा चीज को उन्होंने दे दिया था। तो सोच सकते हैं कि न्यूटन क्या थे, समझे कि नहीं? न्यूटन कोई मामूली आदमी थे जी? कितना मैंने दिमाग वाला व्यक्ति तो आप समझ सकते हैं, है कि नहीं? अलग सोच, अलग विचार, और हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढने का प्रयास उनका रहता था, है कि नहीं? जहां आप एक तरफ नौजवान आज के डेट में खाली रील्स बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पर हाय हेलो कर रहे हैं, जहां हम लोग चक्कर पकड़ कर रहे हैं, ओयो में जा रहे हैं, जहां हम लोग जो है ना, रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, वही 25 साल की उम्र में सर आइजैक ने इतना सारा नियम का पालन, इतना सारा नियमों के बारे में उन्होंने बता दिया था। आप ये सोचिए ना जरा सा, इनकी एक पुस्तक है, क्या है? इनकी एक पुस्तक, देखिए ध्यान से, इनकी क्या है? पुस्तक। पुस्तक का नाम हम बता देते हैं, फिलोसफिया मैचुरल फिलोपिया, है ना? क्या बोले हम लोग? फिर से बोलिए आप लोग, फिलोसफिया, फिलोसफिया, है ना? क्या चीज? नेचुरल फिलोपिया, है ना? क्या चीज? फिलोपिया, है ना? मैटिन, क्या नाम है? मैटिन। ये किताब का नाम याद रखिएगा। कब निकला था? तो 1687 में। कब? 1687 में, 1687 ईस्वी में। कब? 1687 ईस्वी में इनकी पुस्तक आ चुकी थी, समझे कि नहीं? कहा जाता है कि जिस गांव में ये निवास करते थे, देखिए इतने सारे चीज जब जिसको कर लिया जाएगा जी, जो इतना सारा चीज करेगा, तो भौतिक में अगर कोई भी चैप्टर पढ़िए तो इनका ही अगर नाम आ रहा है, तो क्या इनको भौतिक विज्ञान का पिता नहीं कहा जा सकता है क्या? भौतिक विज्ञान में देखिए, गैलीलियो का तो उतना ज्यादा नहीं मैंने काम कर पाए थे फिजिक्स में, लेकिन दो लोगों ने गर्दा मचा दिया था फिजिक्स में। एक थे न्यूटन, एक थे कौन? न्यूटन, और एक थे अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भौतिक का पिता कहा जाता है, जबकि इनको प्राचीन भौतिक का पिता या जनक कहा जाता है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि इन्हें
प्राचीन भौतिक का, है ना, भौतिक नहीं, इन्हें भौतिकी का प्राचीन पिता, है ना, या जनक, या बाबूजी कहे तो कोई दिक्कत, बाबूजी कहते हैं, या कह सकते हैं कि बाप कहते हैं। क्या कहते हैं? बाप कहते हैं, है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो प्राचीन बाप किसको कहते हैं फिजिक्स का? न्यूटन को। किसको कहा जाता है? न्यूटन को। और आधुनिक पिता किसको कहा जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया समझ में? आखिर गुरुत्वाकर्षण जो शब्द बना, गुरुत्वाकर्षण नाम जो दिया है ना, ये कैसे आया? तो देखिए हुआ क्या चीज। इनके उस समय प्लेग एक बीमारी चला करती थी, प्लेग, जो बहुत खतरनाक बीमारी होती थी, जो चूहों से होती थी। किससे होती थी? चूहों से। तो चूहों से होने वाली एक मैंने बहुत पूर्व की जो बीमारी थी, जिसको कहा था प्लेग। आज प्लेग कोई खास मायने नहीं रखता है। जैसे कैसे हम लोग कोरोना से डर गए थे, जिस तरह से कोरोना ने तबाही मचा दिया था, उसी तरह से उस समय प्लेग था। प्लेग आया, है ना, गांव के गांव उजड़ जाया करते थे, समझे कि नहीं? और उस प्लेग की वजह से इनके गांव के लोग, है ना, गांव छोड़ करके इधर से उधर जाने लगे थे, दूसरे गांव में बसने लगे थे। उन गांवों में वे जाना चाह रहे थे जहां पर प्लेग की बीमारी न फैली हो। समझ में आ गई बात? वहां जाना चाहते थे जहां प्लेग की बीमारी नहीं फैली हुई हो। समझ में आ रही है बात? तो ध्यान से समझ गए। तो जब उनके गांव में क्या हो गया, प्लेग की बीमारी आ गई, तो प्लेग उस समय की बहुत भयंकर बीमारी थी। हम आज की बात कर रहे हैं जी, हम बात कर रहे हैं 1667 ईस्वी की बात कर रहे हैं, समझे कि नहीं? तो आज की बात तो थी नहीं। आज जिस तरह से इतना आधुनिक युग में कोरोना ने जिस तरह से कहर बरपा दिया, क्या हम लोग डरे थे कि नहीं डरे थे? हम लोग डरे थे, मुकाबला भी किए दम भर एकदम। लेकिन उस समय प्लेग से ही लोग मरने लगे थे, सभी लोग गांव छोड़ करके भाग रहे थे, इनके गांव के लोग। और भागते भागते जब सारे दूसरे गांव में जाते थे जहां पर प्लेग की बीमारी न हो, या दूसरे शहर जाते थे जहां प्लेग की बीमारी न हो, वहां पर अपना जीवन यापन करने के लिए जाते थे। डर से, सब बीमारी के डर से लोग यहां से भाग जाते थे। उसी बीच जब ये भी जा रहे थे, तो मैंने कितना आदमी चलेगा, चलते चलते थक गए। समझ में आ रही है बात ना? चलते चलते क्या हो गए? थक गए। तो एक पेड़ के नीचे ही आराम कर रहे थे, और वह पेड़ था सेब का। वह पेड़ क्या चीज का था? सेब का। अब देखते हैं कि तुरंत एक पेड़ इनका नीचे गिरता है पेट पर धड़ाक से, है कि नहीं? अब देखते हैं क्या चीज है। इनका दिमाग तो और बच्चों की अपेक्षा बहुत ज्यादा तेज न चल रहा था। तो इन्होंने सोचा, वो खाए नहीं, उस फल को खाए नहीं, बल्कि सोच रहे थे क्या कि अरे ये पेड़ से फल जो नीचे गिरा, यह नीचे ही क्यों गिरा, यह ऊपर काहे नहीं चला गया, है ना? ये अपना अकेले थे, सोए हुए थे बागीचे में नहीं, मने जाने के क्रम में सोए हुए थे। फल जब गिरा इन पर टूट करके, तो खाने के बजाय सोचना शुरू कर दिए, हम लोग को गिरता फटाक से खा जाते, है कि नहीं? छोड़ो ना, काहे नीचे ही गिरा, कौन मतलब है भाई? नीचे ही ना गिरेगा तो अब कहां गिरेगा? कोई जवाब था हम लोगों के पास? नहीं। लेकिन उन्होंने सोचना शुरू किया, और सोचते हुए उन्होंने न सिर्फ फल को, बल्कि एक दो फल को भी तोड़ करके ऊपर की ओर फेंका। तो यो देख रहे हैं कि कुछ देरी के बाद नीचे ही गिर जा रहा है, ऊपर कोई जा ही नहीं रहा है। फिर ढेला फेंके, तब देखे कि अरे ये तो कुछ दूर गया, लेकिन फिर ढेलवा रिटर्निंग हो गया, ऊपर काहे नहीं जा रहा है? कहो क्या चीज है कि हर वस्तु नीचे ही गिर रहा है? सोचने वाली बात थी कि नहीं थी? लेकिन उतने व्यक्तियों में सोचने वाला कौन आदमी था? सिर्फ एक न्यूटन। और इन्होंने सोचा, और सोच करके जो है क्या चीज का निर्माण किया? गुरुत्वाकर्षण का। उन्होंने ही कहा कि पृथ्वी में, ये जो पृथ्वी है वहां पर कुछ दूरी हट करके ये पूरा फेंक करके देखने लगे, ये ढूंढने लगे कि आखिर क्या कारण है कि हर वस्तु नीचे ही आ रहा है। ये अपने भी कूद काट के देखे, तो हम ऊपरे काहे नहीं जा रहे हैं, हम भी नीचे ही क्यों आ जा रहे हैं? पूरा जब इसका गहन अध्ययन किया, तो उन्होंने कहा
कि कोई ऐसा बल है, कोई ऐसा चीज है जो हमको नीचे की ओर खींच रहा है कि नहीं? क्या खींच रहा है? नीचे की ओर खींच रहा है। तब उन्होंने कहा कि अरे पृथ्वी में एक बल कार्य कर रहा है। इसी बल को उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दिया, है ना? उन्होंने क्या चीज बल का नाम दिया? गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दिया। और सिर्फ बल ही का नाम नहीं दिया, बल्कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया उन्होंने। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का मतलब क्या? कि ऐसा नियम, सार्वत्रिक नियम का मतलब क्या होता है? ऐसा नियम जो ब्रह्मांड के लिए, जो माने किसी भी वस्तु हो ब्रह्मांड में, है कि नहीं, वह उस पर लागू हो जाएगा। तो ऐसा नियम है ना जो पूरा ब्रह्मांड के लिए लागू होगा, उसी को कहा जाता है न्यूटन का सार्वत्रिक नियम। समझ में आ गई बात? तो उसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, है ना, जो किसने दिया? न्यूटन ने दिया। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है और मजा भी आ रहा है? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? लेकिन इससे पहले कुछ बात को समझेंगे। गुरुत्वाकर्षण नियम से पहले बात को समझेंगे, गुरुत्वीय बल, है कि नहीं? पहले बल ना, उन्होंने कहा कि कोई ना कोई ऐसा बल है जो पृथ्वी में है और सबको नीचे की ओर खींच रहा है। उस बल को उन्होंने कहा था क्या चीज? गुरुत्वीय बल। क्या कहा था? गुरुत्वीय बल। तो अब जरा सा पढ़ लेते हैं हम लोग, कौन सा बल? गुरुत्वीय बल। अब जरा सा हम लोग पढ़ लेते हैं गुरुत्वीय बल के बारे में। तो गुरुत्वीय बल क्या है, जरा इसको समझ लीजिए। तो गुरुत्वीय बल किसको कहेंगे? पृथ्वी। फिर से समझिए, एकदम आसान है, आपको याद हो जाएगा, रटने की जरूरतें नहीं है। पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचेगा कौन? पृथ्वी। उसी बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं, उसी बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। आ गया समझ में? कितना बच्चा को याद हो गया? बोलिए तो। क्या हमने बोले? हमने क्या बोला? कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, उसी को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल। याद नहीं हो गया? इसको लिख देते हैं। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। खींचने का मतलब क्या है? आकर्षित करता है ना? खींचता या आकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। अब आ रहा है समझ में? उसे क्या कहते हैं? गुरुत्व बल। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल। उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। बल लगा, खींच रहा है, तो अगर किसी वस्तु को नीचे की ओर खींचेगा, तो अगर तेजी से खींचेगा तो उसको त्वरण भी तो बोल सकते हैं। तो अब गुरुत्वीय त्वरण क्या है, जरा सा समझ लीजिए। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण समझ लीजिए। गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण का मतलब एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन बोले तो बहुत ज्यादा तेज हो जाना, है कि नहीं? एक्सीलेटर देकर के हम लोग गाड़ी को क्या करते हैं? बहुत ज्यादा तेज कर देते हैं, करते हैं कि नहीं? तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? तो गुरुत्वीय त्वरण को सबसे पहले देखिए, आप जब त्वरण पढ़े थे तो त्वरण को हम लोग किस चीज से संकेतित कर रहे थे? ए से। छोटा वाला ए से कि बड़ा वाला ए से? छोटा वाला ए से। याद है ना? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा था आप लोगों ने। लेकिन जब गुरुत्वीय त्वरण यानी कि पृथ्वी तेजी से जब खींचेगी, तो उसको हम लोग जी से सूचित करेंगे। कौन जी से? छोटा वाला जी से। किस जी से? छोटा वाला जी से। तो गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग कैसे सूचित करेंगे? छोटा वाला जी से। और क्या परिभाषा देंगे? तो जिस त्वरण से, अब यहां बल हटाकर क्या लिख देंगे? त्वरण। तो जिस त्वरण से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? जिस त्वरण से पृथ्वी, समझिए ध्यान से,
जिस त्वरण से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। आ रहा है समझ में? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसको कैसे सूचित किया जाता है? स्मॉल जी से। कैसे सूचित करते हैं? स्मॉल जी से। जब गुरुत्वीय बल और गुरुत्वीय त्वरण समझ गए तो अब हम आपको बता रहे हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। अब हम आपको क्या बता रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। सार्वत्रिक नियम आ रहा है आप लोग को समझ में? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अब हम आपको बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, समझिए ध्यान से। देखिए ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी दो वस्तु, फिर से समझिए, समझ में आ रही है बात? ब्रह्मांड में समझ में आ रहा है? जो बात बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी दो वस्तु हो जाए, और वस्तु का भी निर्माण किससे होता है? तो कण से होता है ना? तो दो कणों के बीच या दो वस्तुओं के बीच या दो पदार्थों के बीच, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना? तो फिर से बोलिए, ब्रह्मांड में उपस्थित कोई दो कणों के बीच जो आकर्षण बल लगता है, जो आकर्षण बल लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आ गया समझ में? कोई दो वस्तु होगा, हर एक दो वस्तु, ये वस्तु इसको खींचने का प्रयास करेगा और ये वस्तु इसको खींचने का प्रयास करेगा। तो इन दोनों के बीच में एक बल लगेगा जिसको हम लोग कहेंगे आकर्षण का बल। क्या बोलेंगे? आकर्षण का बल। और उसी आकर्षण के ही बल को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। तो कोई भी वस्तु के लिए हमने कहा, ब्रह्मांड में उपस्थित कोई कण के लिए हमने कहा, चूंकि उन्होंने जो नियम दिया था सार्वत्रिक नियम, ही इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्मांड में किसी भी दो वस्तु पर वह लागू हो जाए। समझे कि नहीं? इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सार्वत्रिक नियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सार्वत्रिक नियम बोला जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिए। क्या लिखिएगा? कि ब्रह्मांड में उपस्थित है ना, ब्रह्मांड में उपस्थित दो कणों के बीच, दो कणों का मतलब क्या? वस्तु भी बोल सकते हैं या पदार्थ भी बोल सकते हैं। वस्तु बोलिएगा तो उसका भी छोटा चीज कण कहलाएगा, और पदार्थ का भी छोटा बोलिएगा तो उसको क्या बोलेंगे? कण ही बोलेंगे। तो दो कणों या दो वस्तुओं या दो पदार्थों के बीच, वस्तुओं करिए या पदार्थों के बीच लगने वाले, है ना, दो वस्तुओं के बीच, है ना, जो आकर्षण बल लगता है, ऐसे लिख दीजिए, के बीच जो आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, जो भी आकर्षण बल लगेगा उसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। अब आ रहा है समझ में? उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। क्लियर हो गया? देखिए एक ध्यान समझिए, हम एक वस्तु लेते हैं, तो एक वस्तु कोई भी होगा, दो वस्तु हम लेते हैं तो जो भी आप वस्तु लीजिएगा तो उसमें तो द्रव्यमान होना है, तो जरूरी है, और वस्तु है तो द्रव्यमान तो होगा ना जी। पदार्थ लेंगे तो द्रव्यमान होगा ना। तो मान लीजिए कि पहली वस्तु है तो इसका द्रव्यमान हम क्या लिख देते हैं? m1। दूसरी वस्तु है, इसका द्रव्यमान क्या लिख देते हैं? m2। आ रहा है समझ में? ई भी चाहेगा कि ई हमरा देने खिंचा जाए, और ई भी चाहेगा कि ई भी हमरा देने खिंचा जाए। हर दो वस्तु के बीच में आकर्षण होता है, याद रखिएगा।
आप जब पृथ्वी पर चलते हैं तो पृथ्वी भी आपको खींचती है और आप भी पृथ्वी को खींच लेते हैं। बात समझ में आ गई? हम भी पृथ्वी को खींचते हैं और पृथ्वी भी हमको क्या करती है? खींचती है। जब दो वस्तुओं के बीच में जब भी कोई बल लगेगा तो इसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं? आकर्षण बल। क्या बोलते हैं? आकर्षण बल। क्लियर हो गए? तो यहां पर दो वस्तु है, एक है m1 द्रव्यमान का, दूसरा है m2 द्रव्यमान का, और इन दोनों वस्तुओं के बीच में जो बल लगेगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आकर्षण बल। तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? आकर्षण बल। निश्चित है कि दो वस्तु हैं तो उनके बीच में भी दूरी होगी, उनके बीच में क्या होगी? दूरी होगी। तो इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? आर, है ना? आर यहां पर हमने क्या लिखा है? दूरी है। और ये दोनों चाह रहे हैं कि हम इसको आकर्षित कर ले, खींच ले, और ये भी चाह रहा है कि हम इसको खींच ले। समझ में आ गया कि नहीं बात है? तो अब यहां पर उन्होंने एक नियम दिया। क्या दिया? नियम। क्या नियम दिया? इस बात को समझिए। क्योंकि हम लोग लिख रहे हैं नियम, अभी तो हम लोग कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं वो हमने समझाया। अब नियम क्या दिए हैं उसको समझिए। अब जो नियम देंगे न्यूटन ने जो नियम दिया उसको बारे में अब समझने का प्रयास कीजिए। देखिए पहला नियम उन्होंने क्या दिया, ध्यान से समझिए। उन्होंने क्या कहा? तो देखिए क्या कहा इन्होंने। देखिए इन्होंने कहा किसी भी दो कणों के बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल तो दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लगेगा उसी को बोलेंगे। तो इन दो कणों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है, उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है कि नहीं? द्रव्यमान का है, जो द्रव्यमान है उसके बीच में गुना हो जाएगा, है कि नहीं? तो द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। कौन? जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? फिर से समझिए, इन्होंने इसके आधार पर क्या नियम दिया? तो इन्होंने इसके आधार पर नियम दिया, है ना? क्या नियम दिया? कि फिर से समझिए, किसी भी दो वस्तुओं या दो कणों या दो पदार्थों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह समानुपाती होता है। किसका? तो इसका जो द्रव्यमान है और इसका जो द्रव्यमान है उसके गुणनफल का। अब तो समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? तो पहला नियम इन्होंने किसने दिया? यह नियम न्यूटन ने। किसने दिया यह नियम? न्यूटन ने। क्या कहा? तो लिख लीजिए। देखिए किसी भी दो कणों के बीच लगने वाला, दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, लगने वाला कौन बल? गुरुत्वाकर्षण बल। अब तो भैया इसको गुरुत्वाकर्षण ना कहेंगे, है ना? गुरुत्वाकर्षण बल उसके द्रव्यमान के, माने वस्तुआ के द्रव्यमान के, उसके द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। आया समझ में? कितना बच्चा को समझ में आया? तो ध्यान से समझिए क्या कहा, फिर से नहीं समझ में आ रहा। बल कोई भी हो उसको हम लोग किससे सूचित करेंगे? एफ से। बल कोई भी हो उसको कैसे सूचित करेंगे? एफ से। तो एफ माने कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। बल है तो उसको कैसे सूचित करेंगे? एफ से। और समानुपाती का चिन्ह कैसे देंगे? ऐसे दे दिए। तो ये जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होता है किसका? वस्तु के द्रव्यमान का गुणनफल का। तो वस्तु का एओ का द्रव्यमान है m1, एओ का द्रव्यमान है m2, तो दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा m1 m2 उसका, m1 m2 का। यहां ऐसे लिख दिया तो कोई दिक्कत है? इधर देखना रे भक्चोंधर, है ना? ऐसे लिख दिया तो कोई दिक्कत बाबू? इसको समीकरण नंबर 1 कहेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 कहेंगे। समझ में आ? बहुत हार्ड तो नहीं है? बहुत हार्ड है? नहीं। अब देखिए इसमें एक चीज और देखिए, जरा सा दूसरी बात देख लीजिए।
ये दो वस्तु था, देखिए एक का द्रव्यमान m1 था, एक का द्रव्यमान m2 था, और इसके बीच को हम लोग क्या कहे थे, दूरी, और दूरी को कैसे सूचित किए थे, r से। तो इन्होंने दूरी के लिए भी कुछ नियम दिया था, इन्होंने इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के लिए भी एक नियम दिया था। इन्होंने दो नियम दिया था गुरुत्वाकर्षण बल का। पहला नियम तो आप लोग समझ लिए, पहला नियम क्या था, पहला नियम गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वह जो है वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा, जिसको हम लोग पहले ही समझा दिया आप लोगों को। अब दूसरा नियम क्या इन्होंने दिया था सो समझ लीजिए। देखिए समानुपाती का मतलब ही आपको समझाए थे कल, और व्युत्क्रमानुपाती का भी मतलब समझाए थे। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बट्टा में जाएगा, माने 1 बट्टा में जाएगा, माने उल्टा, है कि नहीं, क्या हो जाएगा, उल्टा, समझे कि नहीं। जब 5 रुपया में, जब 100 रुपया आपके पास है तो 5 रुपया में एगो सिंघाड़ा मिल रहा था, तो जितना पैसा लगाइए उतना सिंघाड़ा बढ़ेगा, तो ये क्या हो गया, समानुपाती। लेकिन अब देखिए ध्यान से, एक सिंघाड़ा लिए तो कीमत 100 रुपया था तो कितना हो गया, 95। दूसर का लिए तो कितना हो गया, 90। तीसर का लिए तो कितना हो गया, 85। चौथ का लिए तो कितना हो गया, 80। मतलब जैसे जैसे सिंघाड़ा बढ़ रहा है वैसे वैसे पैसा घट रहा है, तो ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती। ये क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। आ गया समझ में। तो ध्यान से समझिए, दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उनके जो बीच की जो दूरी होती है, उनके जो बीच की दूरी होती है उसका वर्ग, समझिए फिर से, जो बीच की दूरी होगा उसका वर्ग बने स्क्वायर, आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, है ना। दूरी का वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ये दूसरा नियम था। क्या नियम दिया, हम जब लिख देंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा कैसे लिखेंगे। दूसरा नियम उन्होंने क्या दिया था कि दोनों कणों के बीच, दोनों कणों के बीच लगने वाला क्या चीज, गुरुत्वाकर्षण बल, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, उनके बीच की दूरी के वर्ग का, उनके बीच की दूरी के वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आ गया समझ में। यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है, जिसको आप एफ कहे, है कि नहीं, एफ कहे, व्युत्क्रमानुपाती का भी चिन्ह उसी पड़ेगा, लेकिन खाली उल्टा लिख देंगे, है कि नहीं, तो उसको कहेंगे कि व्युत्क्रमानुपाती। तो कहता है कि उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी है आर, उनके बीच की दूरी क्या है, आर, उसका क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बट्टा 1/, इसे कर देंगे तो उलट गया, हो गया कि नहीं। जैसे मान के चलिए कि आर है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/r, समझे कि नहीं। तो वही बतिया हो गया, तो यह व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब समझ में आया। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसने दिया, न्यूटन ने। क्या दिया, न्यूटन ने दिया। कौन दिया, न्यूटन ने दिया। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को एक जगह कर दीजिए। तो अब देखते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 1 क्या था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह समानुपाती होता है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के। ऐसा ही नहीं था जी, जरा सा देखिए, ऐसा ही ना बोला गया था। अब दूसरा नियम क्या कह रहा है, तो दूसरा नियम कह रहा है कि एफ व्युत्क्रमानुपाती होता है उनके बीच के दूरी का, है ना, वर्ग का, उनके बीच के दूरी का वर्ग का। अब जरा सा ध्यान समझिए। तो इसलिए पहला ये है, दूसरा ये है, तो ये दोनों तो बराबरे है, तो एफ ये भी चिन्ह बराबरे है, चिन्ह बराबर हो गया। इधर है क्या चीज है, m1 m2, ये कितना है, 1/r²। तो इसको क्या लिख सकते हैं, m1 m2/r² लिख देते, कोई दिक्कत है, ऐसे आ गया तो कोई दिक्कत है। तो हम दोनों इक्वेशन को जब हम किए तो एफ
समानुपाती हो गया m1 m2 बटा r स्क्वायर का। एक ही चीज बात, दोनों को हम एक में मिला करके लिख दिए। अब देखिए यहां पर क्या हुआ से अब इसको देखिए, और f जब आप समानुपाती हटाइएगा, तो जब आप समानुपाती के चिन्ह को हटाइएगा तो कोई ना कोई नियतांक आएगा कि नहीं आएगा। कल उस दिन भी पढ़ाए थे, जिसको हम लोग के बोले थे, क्या बोले थे, के। लेकिन यहाँ पे जो नियतांक होगा, नियतांक सीधा हटो ना जी, नियतांक का मतलब होता है कांस्टेंट, उसका जो नंबर आएगा वो कांस्टेंट होगा, कभी नहीं बदलेगा, समझे कि नहीं। ऐसा कांस्टेंट होगा कि उसका नंबर आपको बता दिया जाएगा, जहां उसका इस्तेमाल आप सब जगह कर सकते हैं, वो चेंज नहीं होगा। जैसे एफ समानुपाती एम में जो लिखे थे आप लोगों ने, तो वहां पे के लगाए थे, के का मान वहां कितना हो गया था, 1। यहां पर जो जब इसको हटाएंगे और बराबर का चिन्ह देंगे, तो चूंकि हम गुरुत्वाकर्षण बल के लिए ये बात लिख रहे हैं, तो इसका जो नियतांक आएगा वह भी नियतांक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक को यहाँ पे बढ़का वाला जी से सूचित करेंगे। तो यानी कि इस समानुपाती को हटाए और बराबर का चिन्ह दिए तो क्या आ गया, एक नियतांक आया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल जी। क्या कहते हैं, कैपिटल जी इंटू m1 m2 बटा r स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब यहां पे लिख दीजिए, जहां ये जो कैपिटल जी है वो क्या है, जानना चाहिए ना। तो कैपिटल जो जी है वह है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या है ये, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको पढ़ेंगे। समझ में आ गई कि नहीं, बात समझ में आ गई। और इसका मान जो है बाबू याद रखिएगा, एक निश्चित होता है, तो इसका जो मान होगा वो देख लीजिए कितना होगा। तो यहां पर जरा सा इसे छोटा कर देते हैं ताकि हम और बातों को लिख सके। देखिए ध्यान से, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब देखिए ध्यान से, ये हमारा जो हो गया ये सूत्र हो गया। यह क्या हो गया, सूत्र हो गया कि दो वस्तुओं के बीच में अगर आपको दूरी निकालना होगा तो ये फार्मूला लगाइएगा। क्या चीज का फार्मूला लगाइएगा, ए या कोई एक वस्तु का दूरी दिया हुआ है और वस्तु का कोई एक का द्रव्यमान दिया हुआ है और दूसर का के द्रव्यमान भी निकालना होगा तो यही फार्मूला लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आपको द्रव्यमान निकालने के लिए भी आपको यही सूत्र लगाना है ना। दूरी निकालने के लिए भी यही सूत्र निकालना है। द्रव्यमान और दूरी दिया हुआ है तो आप उन दोनों के बीच में कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है यह भी निकाला जा सकता है। और इसी आधार पर हम लोग निकालेंगे कि पृथ्वी हमारे ऊपर कितना बल से हमको खींच रही है और हम पृथ्वी को कितना बल से खींच रहे हैं, इसी से पता चलेगा। समझ में आ रही है बात ना? तो एकदम एक एक बात समझिए हम क्या बोल रहे हैं। सो दो वस्तु एक दूसरे के है ना, एक दूसरे से कितना दूरी है, इस बात को भी निकालने के लिए इस फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर कोई वस्तु का द्रव्यमान निकालना होगा तो इसी से निकालेंगे। अगर दो वस्तुओं का द्रव्यमान और दूरी दिया हुआ भी है तो वे लोग कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं इससे हमको पता चल जाएगा। और इसी आधार पर फिर से हम बता रहे हैं कि निकालेंगे कि हमने कहा ना कि दो वस्तु में तो हम भी हो गए और पृथ्वी भी हो गई, तो पृथ्वी को हम भी खींच रहे हैं और पृथ्वी हमको भी खींच रही है। तो पृथ्वी हम लोगों को कितना बल से खींच रही है ये आज जानेंगे और हम पृथ्वी को कितना बल से खींच रहे हैं अपनी ओर ये भी जानेंगे। आ रहा है समझ में? फिजिक्स पढ़ने का फायदा समझ में आ रहा है? तो इसी सूत्र से निकालेंगे। तो जी का मान कितना होगा, तो अब ध्यान से समझिए। जी का मान आप लोग याद कर लीजिए। जी का मान जो है आपको होता है 6.673 6.673 गुना 10 के पावर -11 10 के पावर -11 और यहां मात्रक क्या लगाएंगे, तो मात्रक पहले जी का निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे अब देखिए। अब मात्रक निकाल लेते हैं, जरा सा पहले इसको समझते हैं।
है ना। मात्रक कैसे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, और याद रखिएगा 6.673 अगर नहीं भी बोलिएगा तो 6.67 तो जरूर याद रखिएगा। 6.67 गुना 10 के पावर माइनस 11, है ना। 11 क्या चीज, मात्रक पूछेगा तो मात्रक हम निकाल के दिखाते हैं कि मात्रक इसका क्या होगा। समझ में आ रही है बात? तो चलिए ध्यान से समझिएगा। अब हिजे पर थोड़ा छोटा करके बताते हैं, है ना। अब इसको हटा दे हिजा से, ये तो समझिए गए हैं। इसको कर दीजिए साइड और थोड़ा छोटा कर दीजिए। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? अब मात्रक हम आपको सिखाते हैं निकालने के लिए, कैसे निकालिएगा मात्रक। अभी देखिए, आपको निकालना है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक, यानी कि जी का एसआई मात्रक। क्या निकालेंगे हम लोग? जी का एसआई मात्रक। चलिए, अभी आप लोगों ने देखा था कि दो वस्तुएं थी जिसका द्रव्यमान m1 और m2 माने थे। हम मान लेते हैं कि m1 भी 1 kg का है और m2 भी कितना kg का है? 1 kg का है। हम मान लेते हैं कि m1 भी कितना है? 1 kg का, और m2 भी कितना है जी? 1 kg का है। और इन दोनों के बीच में जो r है उसकी दूरी है 1 मीटर। कितना मीटर है? 1 मीटर है। क्लियर हो गया? तो इसके बीच जो लगने वाला जो बल होगा, इसके बीच जो लगने वाला बल होगा, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल होगा, उसको इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। तो इसके बीच लगने वाला क्या चीज? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एफ। किस नाम से जानते हैं? एफ। अब फार्मूला बताइए, तो फार्मूला क्या है? तो फार्मूला क्या है? G इंटू m1 m2 बटा आर स्क्वायर। तो यही फार्मूला लगाते हैं, G इंटू m1 m2 बटा आर स्क्वायर। यही ना है? बोली नहीं रहा, यही ना है जी? m1 m2 बटा आर स्क्वायर। अब देख लीजिए यहां पर F बराबर G का मान तो हमको आ गया है 6.67, तो 6.67 गुना 10 के पावर माइनस 11। यहां तक लिख दिए तो कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर पहला वस्तु है 1 kg का, तो 1 गुना 1 बटा दूरी कितना है? 1 मीटर। कितना है? 1 मीटर। तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1 का स्क्वायर। और बल का मात्रक कितना होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। तो 1 स्क्वायर का भी मान 1 के, और 1 गुना 1 करेंगे तो उसका भी मान कितना हो जाएगा? 1। और इसके बाद लिख देंगे क्या चीज? न्यूटन। तो यानी कि F बराबर कितना हो गया? तो F बराबर मेरा आ गया 6.67। 6.67 गुना 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन। 11 न्यूटन। आ गया समझ में? कितना आ गया? 11 न्यूटन। अब देख लीजिए क्या हुआ? कुछ बात क्या? तो न्यूटन हो गया। अब देख लीजिए यहां पर, अब यहां पर क्या देखिएगा? इतना हमारा क्या आ गया? न्यूटन आ गया हमको मान, है ना। तो अब हम लोग इसको क्या कह सकते हैं यहां पर कि जी का जो यहां पर मेरा वैल्यू आया, वह वैल्यू क्या हो गया? तो जी आ गया हमको कितना? जी आ गया हमको कितना? तो आपको मालूम होना चाहिए कि न्यूटन। क्या आ गया? न्यूटन। समझे कि नहीं? कितना हो गया? न्यूटन। m1 m2 जो हम लोगों ने कहा था, जो m1 m2 जो हम लोगों ने कहा था, एक मिनट, m1 m2 1 kg का था। कितना kg का था? 1 kg का था। तो ध्यान से समझिएगा क्या हो गया। यहां से एक चीज और देखिए ध्यान से, एक मिनट, यहां पे हम लोग उसको समझाते हैं। तो हम लोग ऐसे निकाल दिए। F बराबर जो है, यहां से समझिए ध्यान से। अब अगर यहां पे जाएगा जी का ना हमको मात्रक निकालना है, जी कहने गया हमको जी का ना मात्रक निकालना है। तो देखिए ध्यान से, जी का मात्रक देख लेते हैं। जी का एसआई मात्रक देख लेते हैं। जी का, तो जी का एसआई मात्रक कैसे देख लेंगे? तो जी बराबर यहां पे देखिए F बराबर क्या दिया हुआ है? जी इंटू m1 m2 बटा आर स्क्वायर है। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? दिया हुआ है यहां तक। जी बराबर क्या दिया हुआ है? m1 m2 बटा
आर स्क्वायर। अब यहां से देखिए तो, अब यहां से ऐसे लिख सकते हैं, ई चला जाएगा ई साइड में, तो हो जाएगा जी बराबर क्या हो जाएगा, आर इधर चल जाएगा, तो एफ आर स्क्वायर बटा M1 M2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? M1 M2 हो जाएगा। अब देखिए, अब बताइए बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। दूरी था मीटर में, दूरी था किस में? मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर। अब ई था केजी में, तो ई हो जाएगा केजी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर। आ गया समझ में? तो अब जो है से क्या हो जाएगा, ये जी का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। और हम लोगों ने अभी तुरंत देखा था कि अगर हम M1 को मान लिए 1 केजी और M2 को मान लिए 1 केजी, है ना, और दूरी था 1 मीटर, तो F बराबर हमको आ गया था G इंटू, है ना, 1 गुना 1 बटा 1 स्क्वायर, यानी कि F बराबर 6.67 गुना 10 के पावर 11 गुना 1 बटा 1 स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन। 10 के पावर -11 न्यूटन। यानी कि जो वस्तुओं के द्रव्य, हमेशा याद रखिएगा कि आपका जब निकालने के लिए आएगा ये वाला बात, है ना, कि इसके बीच कितना, है ना, कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है दो वस्तुओं के बीच में, तो आप याद रखिएगा कि 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन बल कार्य कर रहा है। कब? जब दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर का हो और दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान एकक केजी का हो गया? क्लियर हो गया? तो इस बात को समझ लिए। तो जरा सा कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बोले तो क्या चीज? न्यूमेरिकल बोले तो हम लोग जो है, हम एक चीज और बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, है ना, कि पृथ्वी हमारे ऊपर कितना बल लगाती है और हम पृथ्वी पर कितना बल लगाते हैं, उसको देख लेंगे, है कि नहीं? जैसे देखिए, अब क्वेश्चन आता है कि जब दो वस्तुओं के द्रव्यमान दुगना हो जाए, जब दो वस्तुओं का द्रव्यमान क्या हो जाए? दुगना हो जाए, तो अगर दुगना हो गया तब कितना बल लगेगा, है ना? जब दो वस्तुओं का द्रव्यमान क्या हो जाए? दुगना, तो अब बताइए ना, अब आप दिमाग लगाइए, जब दुगना हो जाएगा तो एक के जगह पर क्या लिखेंगे? दू, और यहां क्या लिखेंगे? दू, तो दू दूनी कितना हो जाएगा? 4, तो कितना बढ़ जाएगा? 4 गुना। कितना बढ़ जाएगा? 4 गुना। तो जब दोनों वस्तुओं को हम लोग द्रव्यमान को दुगना कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना। आगे समझ में? यही नहीं, अगर हम आपको क्वेश्चन दे दें कि जब दो वस्तुओं के द्रव्यमान को, है ना, जब दो वस्तुओं के द्रव्यमान को नहीं, जब उनके बीच की दूरी को हम लोग 1/4 कर दें, जब उनके बीच की दूरी को हम लोग कितना कर दें? 1/4 कर दे, तो कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा? तो ध्यान से समझिए, जब उनके बीच की दूरी को हम लोग क्या कर देंगे? दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या कर दिए? 1/4 गुना कर दिए। कितना गुना कर दिए? 1/4। तो भैया जो बल लगेगा, F जो लगेगा, वह कितना हो जाएगा? G M1 M2 बटा 1/4 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 1/4। तो ई हो जाएगा कितना? G इंटू M1 M2 बटा 1/16, 16वां चल जाएगा ऊपर, यानी कि G इंटू, है ना, M1 M2 गुना 16/1, यानी कि 16 गुना हो जाएगा ज्यादा। कितना गुना हो जाएगा ज्यादा? 16 गुना ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रही है जो बात बोल रहे हैं? 16 गुना ज्यादा हो जाएगा। अगर दूरी 1/2 हो जाए तो बल कितना हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा पहले की तुलना में? तो 4 गुना हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अगर एक वस्तु को दोगुना कर दिया जाए, सिर्फ एक वस्तु को दोगुना कर दिया जाए, तो बल कितना गुना ज्यादा हो जाएगा पहले की अपेक्षा? तो कितना गुना ज्यादा हो जाएगा? 2 गुना। समझ में आ रही है बात? जब याद रखिए, जब वस्तु का द्रव्यमान आधा हो जाए, दोनों वस्तु का द्रव्यमान कितना हो जाए? आधा हो जाए, तो पहले का जो गुरुत्वाकर्षण बल है अभी के गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना हो जाएगा? तो 1/4 गुना। चूंकि आधा आधा कर दीजिएगा तो 1/2 गुना 1/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/4। तो 1/4 गुना हो जाएगा। क्लियर हो गया? है ना? अब हम लोग पढ़ लेते हैं जरा सा, है ना, पृथ्वी के द्रव्यमान को हम लोग क्या मान लेंगे?
और हम लोग मैंने हमारे ऊपर पृथ्वी कितना बल लगा करके हमको खींचती है और हम पृथ्वी को कितना खींचते हैं, ये सब बातों को समझ लेते हैं। और इस पर जो कुछ न्यूमेरिकल होगा जो हम आपको करवा देंगे, कुछ क्वेश्चंस देंगे जो हम आपको करवाएंगे, ठीक है ना, और वहां पर हम लोग बात करेंगे। अब चलिए आगे, अब हम आगे चलते हैं। तो हम लोग देखिए ध्यान से समझिए इस बात को, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है, पृथ्वी क्या है, बहुत बड़ी है। तो हम पृथ्वी के, हो सकता है कि बैटरी सब कम है जी, समाप्त तो हो सकता है, तो बीच में खत्म हो जाएगा तो रोक देंगे वहीं पर, है ना, अगर नहीं समाप्त होगा तो आगे बढ़ाएंगे। देख लीजिए, हम पृथ्वी के भार को बढ़का एम से सूचित करते हैं। कैसे सूचित करते हैं, बढ़का एम से। पृथ्वी के भार को हम बढ़का एम से सूचित करते हैं। बढ़का एम इसलिए लिखिए कि पृथ्वी बहुत क्या है, बड़ी है। किसका द्रव्यमान हम ले रहे हैं, पृथ्वी का, तो इसके अंदर में ई भी लिख देते हैं। अब समझ में आ गया ना कि किसका द्रव्यमान की चर्चा कर रहे हैं, अर्थ के, अर्थ के द्रव्यमान की चर्चा। उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एबी, क्या मान लेते हैं, एमी। तब आप देखिए जरा सा, तब हम एक कोई वस्तु है, कोई आदमी ही है, आदमी का वजन 40 केजी है। कितना केजी है, 40 केजी है ना। तो उस आधार पर अगर 40 केजी का आदमी है तो पृथ्वी कितना बल से उस व्यक्ति को खींच रही है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो अब ध्यान से समझिएगा। तो अब जब पृथ्वी के भार को जब हम एमी कह दिए, तब गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, तो जी इंटू एमई इंटू एम, है ना, एमई इंटू एम। चूंकि एगो तो वस्तु हो जाएगा कोई ना कोई, चाहे वह वस्तु आम हो, अमरूद हो, आदमी हो, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, कोई भी, समझे कि नहीं। चूंकि एक वस्तु तो कौन हो गया, पृथ्वी हो गई। एक वस्तु क्या हो गई, पृथ्वी, और उसके द्रव्यमान को हमने क्या मान लिया था, एमी। तो हम लिख सकते हैं ना कि एफ बराबर जी इंटू एमी इंटू एम, है कि नहीं। अब बटा क्या चीज, आर स्क्वायर, बटा क्या चीज, आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर एक चीज और बदलिए, आर को भी चेंज कीजिए, चूंकि इसमें पृथ्वी है, इसमें क्या आ गया है, पृथ्वी। तो पृथ्वी और आदमी के जो बीच की दूरी है, तो चूंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो यार आर यहां पर बड़ा कर दीजिए, आर यहां पर क्या कर दीजिए, बड़ा। आर बड़ा इसलिए रखे हैं कि ताकि आपको पता चल जाए कि यह दूरी किसी वस्तु और, है ना, पृथ्वी के बीच में हो रहा है, किसी वस्तु और पृथ्वी के बीच में हो रहा है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को। यह दूरी किसके बारे में बताया जा रहा है, पृथ्वी और कोई वस्तु के बीच में।